ज्यादातर मुल्क जंग की वजह से नहीं गिरते। वो अंदर से धीरे धीरे कमजोर होते हैं। पहले लोगों का निजाम पर यकीन खत्म होता है, फिर इदारे कमजोर होते हैं, और फिर ऐसे फैसले सामने आते हैं जो सालों पहले किए गए होते हैं। जब तक बॉर्डर गिरता है, मुल्क पहले ही टूट चुका होता है। लेकिन इसी दुनिया में जहां सल्तनतें मिट गईं, जंगों ने नक्शे बदल दिए और बहुत ताकतवर मुल्क भी खत्म हो गए। कुछ मुल्क फिर भी खड़े रहे। स्विट्जरलैंड उनमें से एक है, और वजह वो नहीं जो आमतौर पर बताई जाती है। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, यानी वो किसी दूसरी नेशन के लिए जंग में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही जंगी मदद फराहम करेंगे। अमीर है, पुरअमन है। लेकिन ये वजह नहीं, ये नतीजा है। न्यूट्रल होना स्विट्जरलैंड को नहीं बचाता, बल्कि स्विट्जरलैंड ने ऐसे निज़ाम बनाए जिन्होंने न्यूट्रलिटी को मुमकिन बनाया। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना तैयारी के न्यूट्रलिटी कमज़ोरी होती है, और बिना हिफाजत के अमन सिर्फ आर्जी होता है। ज़्यादातर मुल्क गलती यहाँ करते हैं कि वो ताकत को अफराद, जज्बात या शॉर्ट टर्म जीत से जोड़ देते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने शुरू से ही एक सख्त हकीकत मान ली: दुनिया गैर मुस्तहकम है, और मुश्किल वक्त में कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं बचाएगा। इसी सोच ने स्विट्ज़रलैंड के हर अहम फैसले को शेप किया। यूरोप की तारीख देखें। सदियों तक ये जंगों का मरकज रहा। सल्तनतें बनी, फिर टूट गईं, फिर नए नाम से वापस आईं, और फिर खत्म हो गईं। स्विट्जरलैंड इन सब के दरमियान था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशा, फिर जर्मनी और इटली। सिर्फ जगह की बुनियाद पर स्विट्जरलैंड को कब का मिट जाना चाहिए था। छोटा सा मुल्क, समंदर तक रसाई नहीं, और बड़ी सल्तनतों के मुकाबले में छोटी फौज। फिर ये कैसे बच गया? इसलिए कि स्विट्जरलैंड ने वो रेस ही नहीं दौड़ी जो बाकी दौड़ रहे थे। जब पड़ोसी मुल्क बर्तरी के ख्वाब देख रहे थे, स्विट्जरलैंड सर्वाइवल पर फोकस कर रहा था। उसने ये समझ लिया था कि जो मुल्क अंदर से तकसीम हो, वो बाहर के दुश्मन से पहले ही हार चुका होता है। स्विट्जरलैंड का एक बहुत अहम फैसला पावर को सेंट्रलाइज न करना था। ताकत एक शहर, एक लीडर या एक सोच में कैद नहीं की गई। कैंटन्स, लोकल कम्युनिटीज और इदारों को इख्तियार दिया गया। इसका मतलब ये था कि अगर कहीं फेलियर हो भी जाए, तो पूरा निज़ाम कोलैप्स नहीं होता। प्रेशर आया तो निज़ाम ने उसे अब्जॉर्ब किया, टूट नहीं गया। बहुत से मुल्क समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल ही स्टेबिलिटी देता है, लेकिन तारीख अक्सर इसका उल्टा साबित करती है। जब सारी ताकत एक जगह हो, तो एक गलती सब कुछ गिरा सकती है। स्विट्जरलैंड ने बैकअप सिस्टम्स बनाए। एक हिस्सा कमजोर हो तो बाकी चलते रहें। लीडर फेल हो तो मुल्क खड़ा रहे। स्टेबिलिटी को डिजाइन किया गया, सिर्फ उम्मीद पर नहीं छोड़ा गया। अब बात करते हैं फौज की। स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, लेकिन बेदिफा नहीं। ये फर्क बहुत अहम है। बिना डिटरेंस के न्यूट्रलिटी दावत होती है हमले की। स्विट्जरलैंड ने सिटीजन बेस्ड डिफेंस बनाई। फौज सिर्फ हुकूमत का काम नहीं थी, बल्कि शहरी जिम्मेदारी थी। मकसद ये नहीं था कि बाहर जाकर जंग जीती जाए, बल्कि ये कि कोई हमला करने से पहले सोचे कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। दूसरी जंग अजीम के दौरान ये स्ट्रैटेजी काम आई। स्विट्जरलैंड हर तरफ से एक्सेस पावर्स के कब्जे में था। वो इसलिए नहीं बचा कि लोग अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि उस पर कब्जा करना महंगा सौदा था। टाइम, रिसोर्सेज और फौज सब जाया होती। फैसला अखलाक पर नहीं, नुकसान और फायदे के हिसाब पर होता है। लेकिन सिर्फ फौज से मुल्क नहीं बचता। बहुत से आर्म्ड मुल्क फिर भी गिर गए। असल वजह और गहरी है। स्विट्जरलैंड ने अपनी इकोनॉमी और इदारों को डिसिप्लिन पर बनाया। जहां दूसरे मुल्क आइडियोलॉजी और एक्सपेंशन पर चल रहे थे, स्विट्जरलैंड ने भरोसे पर निज़ाम बनाया। कानून की मुस्तहकमी, रूल्स की पाबंदी और कंटिन्यूटी, ये चीज़ें इंस्टेबिलिटी को दूर रखती हैं। स्विट्जरलैंड ने एक्सट्रीम फैसलों से हमेशा परहेज किया। न अचानक कौमी कब्जे, न रैडिकल चेंजेस, न रोज का नया निज़ाम। तब्दीली आई, लेकिन धीरे, मशवरे से और सबकी रजामंदी के साथ। शॉर्ट टर्म में ये बोरिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज़ मुल्क को बचाती है। जो मुल्क गिरते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। वो हमेशा जल्दी में होते हैं, क्राइसिस में जज्बाती फैसले करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए कुर्बान कर देते हैं। स्विट्जरलैंड ने ये गलती नहीं की। जब मुश्किल आई, उसने अपने निज़ाम पर यकीन रखा, उसे नहीं तोड़ा। एक और अहम बात डाइवर्सिटी है। स्विट्जरलैंड एक जैसा मुल्क नहीं, मुख्तलिफ ज़बानें, मजहब और रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं। बहुत से मुल्क इसे मसला समझते हैं। स्विट्जरलैंड ने इसे हकीकत समझकर मैनेज किया। फेडरलिज्म ने फ़र्क को कबूल किया, बिना मुल्क को तोड़े। लोगों को लड़ना नहीं पड़ा कि कौन ऊपर होगा, क्योंकि सिस्टम ने सबको जगह दी। इससे एक खतरनाक साइकिल रुक गई। जब लोग महसूस करते हैं कि सिस्टम उनका है, वो उसे बचाते हैं। जब वो खुद को बाहर समझते हैं, वो उसे कमज़ोर करते हैं।
स्विट्जरलैंड ने इंक्लूजन को सिर्फ बात नहीं, स्ट्रक्चर बनाया। न्यूट्रलिटी भी पैसिव नहीं थी। हर दौर में डिप्लोमेसी, ट्रेड और कानूनी फैसलों के जरिए इसे दोबारा बैलेंस किया गया। स्विट्जरलैंड ने दुनिया से कट कर नहीं रहा। जहां स्टेबिलिटी बढ़ती थी वहां शामिल हुआ, जहां रिस्क बढ़ता था वहां दूर रहा। ये बैलेंस सिर्फ डिसिप्लिन और दूरअंदेशी से आता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मुल्क सर्वाइवल और स्ट्रेंथ को एक ही चीज समझ लेते हैं। स्ट्रेंथ चमकती हुई लगती है, सर्वाइवल खामोश होता है। स्विट्जरलैंड ने खामोशी चुनी। उसने स्लोगन्स के बजाय सिस्टम्स चुने, गुरूर के बजाय तैयारी और शो के बजाय सब्र। अब सवाल ये है, आज के कितने मुल्क वाकई लंबे अरसे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? क्या पावर को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? आखिर क्या है तरक्की की राह? अगर एक छोटा सा मुल्क जो ताकतवर पड़ोसियों से घिरा हुआ था सदियों तक इस सोच के साथ खड़ा रह सकता है, तो आज गिरते हुए मुल्कों के लिए ये क्या पैगाम है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप कंट्रीज और नेशंस के छुपी हकीकत यानी हिडन फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।